सन 1854 से 1882 ईस्वी तक शिक्षा की प्रगति भारतीय शिक्षा का इतिहास के अंतर्गत पिछले सीरीज में 1854 तक की शिक्षा पर प्रकाश डालने की कोशिश की। इस सीरीज में 1854 से लेकर 1882 ईस्वी तक शिक्षा के विकास पर चर्चा की जाएगी। मित्रों, इस काल में उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई थी। वैसे दुनिया को परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति की बात करें तो साल 1800 में एक अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फिशकल ने परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट दिया था। वहीं चीन पहला देश है जिसने परीक्षाओं के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। चीन में परीक्षाओं के आयोजन के लिए विषय विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की मदद ली गई थी। हालांकि इससे पहले चीन के शासन में राजा द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता था और जो परीक्षा को पास करता था उसे राज दरबार में जगह दी जाती थी। भारत में परीक्षाओं की शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत भारत में साल 1853 में हुई थी। दरअसल इसके लिए इंग्लैंड की संसद में प्रस्ताव लाया गया था, जिसके तहत लंदन में सिविल सेवकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता था। लंदन के बाद भारत में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का श्रेय कोलकाता विश्वविद्यालय को जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन 1857 ईस्वी में पहली इंट्रेंस परीक्षा ली और सन 1858 ईस्वी में बीएससी तथा बीए में प्रथम बार केवल 13 छात्र बैठे, जिनमें से 2 उत्तीर्ण हुए। इनमें प्रथम बंकिमचंद चटर्जी और द्वितीय यदुनाथ बोस थे। दोनों उत्तीर्ण छात्र शीघ्र ही डिप्टी कलेक्टर हो गए। कुछ इसी तरह की जानकारी के लिए बी इंडिया के साथ बने रहिए। वुड के संदेश पत्र को देखकर भारतीय जनता ने शिक्षा में स्वर्णयुग की कल्पना की थी, परंतु दुर्भाग्यवश यह कल्पना ही रह गई और भारतीय शिक्षा में वह प्रगति न आ सकी जिसका संकेत संदेश पत्र में किया गया था। सन 1854 ईस्वी के पश्चात कंपनी के अधीनस्थ सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का निर्माण हुआ। संदेश पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता में भी वृद्धि कर दी। अभी वुड के संदेश पत्र की कुछ ही योजनाएं कार्यान्वित हो सकी थी कि इतने में सन 1857 का विद्रोह छिड़ गया, जिससे शिक्षा के मार्ग में कुछ बाधाएं आ गईं। इस संग्राम के परिणामस्वरूप भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। शासन सत्ता के इस महान परिवर्तन से शिक्षा में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। सन 1854 ईस्वी तक कंपनी सरकार शासन को सुदृढ़ बनाने में ही केंद्रीभूत थी। लॉर्ड डलहौजी की नीति के परिणाम स्वरूप देश में असंतोष फैल गया था। भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत विषाक्त था। सन 1856 ईस्वी में जब वह भारत से लौटकर गया और उसके स्थान पर नियुक्त होकर लॉर्ड कैनिंग भारत आया, आते समय ही दिए गए प्रीति भोज में उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा शासनकाल शांतिपूर्ण रहे, किंतु मैं यह नहीं भूल सकता कि भारत के शांत गगन में एक छोटा सा बादल जो मनुष्य के हाथ से बड़ा न हो उठ सकता है और धीरे धीरे बड़ा होकर अंत में फटकर हमें नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भारत में पदार्पण करते ही उसकी भविष्यवाणी सत्य निकली और उसे एक ऐसे विप्लव का सामना करना पड़ा जिससे भारत का अंग्रेजी शासन सदा के लिए कालकवलित हो सकता था। परंतु कुछ कारणों से ऐसा न हो सका और परिणाम विपरीत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का लगभग आधा भाग जो अंग्रेजी शासन से अलग था वह भी इसके हाथ में आ गया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का झंडा फहराने लगा। सन 1857 ईस्वी के पश्चात का काल भारतीय इतिहास में विक्टोरिया का शांत काल कहलाता है।
यद्यपि इसी काल में सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी थी। कहा जाता है कि इस शांत काल में शिक्षा को उचित वातावरण मिला और उसकी प्रगति में अभिवृद्धि हुई। वुड के संदेश पत्र के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथ में चली जा रही थी, क्योंकि सरकार शिक्षा से अपने को अलग रखने की बात सोच रही थी। फलत माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयासों को बहुत प्रोत्साहित किया गया। अब अधिकतर शिक्षा को भारतीय अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रहे थे। संदेश पत्र की अपेक्षाकृत भी शिक्षा विभाग ने वैयक्तिक प्रयासों को कोई प्रोत्साहन न दिया। परिणामत सन 1858 से 88 ईस्वी तक राजकीय विद्यालयों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने कहा कि भारत की धर्म संबंधी बातों में शासन या धर्म प्रचारक किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। मिशनरियों को इससे बड़ी ठेस लगी और उन्होंने यह भी कहना प्रारंभ कर दिया कि सन 1854 ईस्वी के संदेश पत्र की उपेक्षा की जा रही है। इसी के परिणामस्वरूप सन 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। शिक्षा मुख्यतः शिक्षा विभाग के ही हाथ में रही और गवर्नर जनरल इसके लिए उत्तरदायी था। आंदोलन के पश्चात सरकार इधर भी रुचि दिखाने लगी थी और राजनीतिक वायुमंडल भी शांत था। फिर भी शिक्षा की आशातीत प्रगति न हो सकी। इसका प्रधान कारण धनाभाव था। शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में था और प्रांतीय सरकारों के पास शिक्षा के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध न था। कॉलेज और उच्च शिक्षा को तो कुछ प्रोत्साहन भी मिला, परंतु प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रही। सन 1854 ईस्वी तक प्राथमिक शिक्षा की कहानी दयनीय है। कंपनी सरकार का ध्यान उच्च वर्ग को उच्च शिक्षा देना ही था। सरकार की दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा का कोई महत्व न था। स्वाभाविक ही था कि वह इधर भी ध्यान न दे। इसके अतिरिक्त अर्थाभाव का भी एक प्रश्न था। परंतु संदेश पत्र के अनुसार सरकार का ध्यान इधर आकर्षित हुआ। उसने प्रारंभिक विद्यालयों की आवश्यकता और उनके महत्व को ध्यान में रखकर उनकी आर्थिक सहायता, संचालन और निरीक्षण का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। फिर भी प्राथमिक शिक्षा के प्रति कुछ न कुछ किया जा सका, क्योंकि अनुदान प्रायः उच्च विद्यालयों को ही दिए गए। अनुदान देने के नियम कुछ ऐसे थे जिसे जनता निभा न सकी और प्राथमिक विद्यालय उपेक्षित बने रहे। ऐसी स्थिति देखकर संचालक समिति ने सन 1856 ईस्वी के संदेश पत्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सरकारी अधिकारियों को अपने हाथ में लेने के लिए कहा। इस आदेश ने उस समस्या को न सुलझा करके एक और समस्या प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार 1856 ईस्वी के पश्चात ये प्रश्न उपस्थित हो गए कि 1. देशी विद्यालयों के प्रति क्या नीति रखी जाए। 2. राजकीय धनराशि से इन विद्यालयों को अनुदान दिया जाए अथवा नहीं। 3. स्थानीय कर लगाए जाएं अथवा नहीं। बंबई प्रांत में देशी पाठशालाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। यद्यपि पिले ने 1870 ईस्वी में अनुदान देने की एक योजना निकाली थी, परंतु उससे कोई विशेष लाभ न हो सका। 954 देशी पाठशालाओं में से केवल 73 को ही सहायता मिल रही थी। सन 1868 ईस्वी में मद्रास प्रांत में प्रारंभिक विद्यालयों के विकास के लिए एक युक्ति निकाली गई। इस योजना के अनुसार सन 1878 ईस्वी तक सहायता प्राप्त देशी विद्यालयों की संख्या 358 से 3230 पहुंच गई। बंगाल में हल्काबंदी स्कूल की प्रथा जारी रखी गई। पाठशाला के शिक्षकों को सरकारी सहायता दी जाती थी।
थोड़े दिनों के पश्चात यह सहायता विद्यालय के परीक्षा परिणाम पर निर्भर कर दी गई। एक शिक्षक के द्वारा 3-4 ग्रामीण विद्यालयों का निरीक्षण किया जाने लगा। ये विद्यालय जितना धन स्वयं एकत्रित करते थे, उतना ही सरकारी अनुदान मिल जाया करता था। अध्यापन कार्य को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए नॉर्मल स्कूलों को स्थापित कर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इन प्रशिक्षण विद्यालयों में काम करने वाले तथा भविष्य में नियुक्त होने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती थी और इन छात्राध्यापकों को 5 रुपया मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। इनको सर्वप्रथम शिक्षण विधि और फिर इतिहास, भूगोल, साहित्य और गणित आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। देशी विद्यालयों के पुनरुत्थान में सर जॉन कैंपवेल का बड़ा सहयोग है। इनके उत्थान के लिए उसने सन 1872 में 4 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इन रुपयों के आधार पर एक सुंदर योजना तैयार की गई। इस योजना में अध्यापकों के वेतन का प्रश्न भी सम्मिलित किया गया और परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि अध्यापकों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति मास दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षक इन विद्यालयों का निरीक्षण करते थे और अध्यापकों की योग्यता, समता एवं कार्यकुशलता के संबंध में अपना मत प्रकट करते थे। इन्हीं की परामर्श के अनुसार उनको रुपए दिए जाते थे। धीरे धीरे सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने लगी और 1882 ईस्वी तक इनकी संख्या 47,374 तक पहुंच गई। आसाम सन 1874 ईस्वी तक आसाम बंगाल का एक अंश था। यहाँ की प्राइमरी शिक्षा बंगाल पर आधारित थी। इसीलिए आसाम में भी प्राथमिक शिक्षा की ओर बड़ी उदासीनता रही। शिक्षा के लिए अन्य प्रांतों की भांति यहाँ भी स्थानीय कर लगाया गया, परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि उस स्थानीय कर का कुछ ही अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता था। यही कारण है कि वहाँ की प्राथमिक शिक्षा निर्जीव सी रही। बरार ने बंबई प्रांत का अनुकरण किया और शिक्षा प्राय राजकीय विद्यालयों पर निर्भर रही, परंतु देशी विद्यालयों को भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया। सन 1881 से 82 ईस्वी में वहां के 467 विद्यालयों में से 206 सहायता प्राप्त और 207 गैर सहायता प्राप्त विद्यालय थे। पंजाब ने पश्चिमीत्तर प्रदेश का अनुकरण किया। यहां देशी विद्यालयों की संख्या 106 तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 278 थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश बंबई की भांति पश्चिमोत्तर प्रदेश ने भी हल्काबंदी स्कूलों की प्रथा को जारी रखा। 1881 से 82 100 और रागना प्राप्त तथा 243 सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय थे। मध्य प्रदेश इस प्रांत ने बंगाल की प्रथा को अपनाया और देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया, परंतु सबल नीति के अभाव के कारण आशाजनक उन्नति न हो सकी। परिणामतः सरकारी स्कूलों की संख्या 874 हो गई, जबकि सहायता प्राप्त विद्यालय केवल 364 थे। स्थानीय कर का प्रश्न यह प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण न था। यह प्रश्न केवल शिक्षा तक ही सीमित न था, अपितु इसमें जन कल्याण की सभी बातें जैसे चिकित्सालय, सड़क, भौर पुलिस आदि भी सम्मिलित थी। जैसा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्य हालवेल ने सन 1860 से 61 ईस्वी में अपने व्याख्यान में कहा था कि यदि एक सभ्य देश की भांति सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय और स्थानीय पुलिस का प्रबंध करना है तो सरकार द्वारा ही इन सब बातों का प्रबंध करना असंभव होगा। इस प्रकार स्थानीय कर से शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, यह निश्चित करना बड़ा कठिन था। इसके अतिरिक्त यह सभी प्रांतों में नहीं लागू किया जा सकता था। जैसे बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त था और उसके अनुसार माल गुजारी नियत थी, वहां कर नहीं लगाए जा सकते थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश में 1% कर मालगुजारी के साथ ही वसूल कर लिया जाता था। अवध में सन 1861 ईस्वी में 8% कर वसूल किया जाने लगा और इसका 1% शिक्षा पर व्यय करने का आदेश दिया गया।
सन 1857 से पंजाब में भी भूमिकर वसूल किया जाने लगा और इसको दृढ़ बनाने के लिए सन 1871 ईस्वी में इसकी पुनः छानबीन की गई। इसी प्रकार 1861 ईस्वी में मध्य प्रांत में स्थानीय कर वसूल किया जाने लगा। पहले यह 1% था, फिर बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इसी प्रकार 1866 में मद्रास में, 1876 में आसाम में और 1864 ईस्वी में सिंध में भी स्थानीय कर लगा दिए गए थे। बंबई में सन 1863 ईस्वी से ही 65% कर वसूल किया जाने लगा था और उसके 1/3 भाग को शिक्षा पर व्यय करने का आदेश दिया गया था। नगरों में कर वसूल करने का कार्य नगर पालिकाओं को सौंपा गया था। यह कर घरों पर लगाए जाते थे। जैसा कि पता चलता है कि सन 1871 ईस्वी में 16,473 विद्यालय 6.5 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। यह संख्या सन 1881 ईस्वी में 82,916 पहुंच गई और इनमें 21 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु यह आश्चर्यजनक वृद्धि भी भारत के लिए कुछ न थी। यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी तथा चारों ओर निरक्षरता का काला जाल फैला हुआ था। इस काल में माध्यमिक शिक्षा में सराहनीय प्रगति हुई। अब भारत में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की मांग बढ़ चली थी। सरकार ने तो अंग्रेजी स्कूलों की सहायता में वृद्धि कर दी। उधर वुड के संदेश पत्र के अनुसार भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों का संगठन हो चुका था। उन्होंने भी अपना ध्यान इस ओर लगाया। इस अनुकूल वातावरण को प्राप्त कर माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार स्वाभाविक था। सन 1882 ईस्वी तक राजकीय विद्यालयों की संख्या लगभग 8 गुनी यानी इनकी संख्या 13,630 तक पहुंच गई। वुड के संदेश पत्र के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मिशनरियों के प्रयासों तक ही सीमित थी। परंतु सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात कंपनी के संचालकों ने उनको सशंकित भावना से देखना प्रारंभ कर दिया था और भारतीय भी शिक्षा में रुचि दिखाने लगे थे। अतः वैयक्तिक प्रयासों के फलस्वरूप व्यक्तिगत माध्यमिक विद्यालयों का भी आशातीत विकास एवं विस्तार हुआ था। सन 1882 में इनकी संख्या 2068 पहुंच गई थी। इसमें 1341 विद्यालय भारतीयों के प्रबंध में थे। माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण में सबसे अधिक रुचि मद्रास प्रांत ने दिखाई थी। यहां इनकी संख्या 668 थी। बंगाल में 582 माध्यमिक विद्यालय भारतीयों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय कम सराहनीय नहीं है। मद्रास में 418 माध्यमिक विद्यालय थे। इसके पश्चात पंजाब में 118 विद्यालय थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में अधिकतर माध्यमिक विद्यालय भारतीयों द्वारा संचालित थे। परंतु सन 1882 ईस्वी में सभी व्यक्तिगत विद्यालयों की संख्या 4122 पहुंच गई थी। इस अवधि में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि तो अवश्य हुई, परंतु कुछ ऐसे दोष भी उत्पन्न हो गए जो सर्वथा हानिकर थे। वुड के संदेश पत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा पर बल दिया गया था, परंतु अंग्रेजी सत्ता की सुदृढ़ता के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा भी सुदृढ़ होती गई और शिक्षा का माध्यम प्राय अंग्रेजी ही रही। सन 1862 ईस्वी तक मैट्रिकुलेशन के छात्रों को स्वतंत्रता थी कि वे अपने सभी विषयों का उत्तर अपनी इच्छानुसार किसी भी माध्यम से दे सकते थे। परंतु इस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अनिवार्य कर दिया कि सभी विषयों का उत्तर अंग्रेजी में देना है। वुड के संदेश पत्र ने अध्यापकों की दीक्षा के संबंध में भी संकेत किया था, परंतु उसके इस आदेश की सदैव उपेक्षा की गई। सन 1882 ईस्वी तक यहाँ केवल लाहौर और मद्रास में ही प्रशिक्षण विद्यालय थे। इतने बड़े देश के लिए 2 प्रशिक्षण विद्यालय नहीं के बराबर ही थे। सन 1882 ईस्वी में संपूर्ण भारत में केवल बंबई में एक कृषि विद्यालय था, जो कुछ कृषक छात्रों को कृषि का व्यावहारिक ज्ञान देता था। इस संस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 रुपया मासिक छात्रवृत्ति दी जाती थी।
इसके अतिरिक्त कोई औद्योगिक विद्यालय न था।